इजरायली वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू ने गाजा में अमन की उम्मीदों पर पानी एक बार फिर फेर दिया। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। जो 6 इजरायली जिनकी लाशें गाजा से बरामद हुई, उसके बाद जो प्रेशर पड़ा है इजरायली सोसाइटी के ऊपर और वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू के ऊपर, उसके बाद नेतन्याहू साहब ने एक टेलीवाइज्ड स्पीच दी और बताया कि जी क्या सूरत हाल है, क्या उनके दिमाग में चल रहा है। और जरा सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं इस वक्त बाइडेन हुकूमत के बारे में और दीगर हुकूमत के बारे में कि क्या एक्सपेक्टेशन है कि सीरियस होने की जरूरत है। कि बाइडेन साहब से पूछा गया कि क्या नेतन्याहू साहब ज्यादा कर सकते हैं, उन्होंने कहा हाँ और ज्यादा करने की जरूरत है। तो अब नेतन्याहू साहब ने जवाब में उसके कहा है कि और हमसे ज्यादा तुम क्या चाहते हो, इससे ज्यादा हम ज्यादा और नहीं करेंगे कुछ, हमास को करने की जरूरत है क्योंकि उन्होंने हमारे 6 बंदे मारे हैं। तो जरा मुलाहिजा कीजिए, सुनिए ब्रीफली नेतन्याहू क्या कह रहा है सीज फायर के बारे में इन 6 इजरायलियों की के मरने के बाद। Asked to make concessions? What message does this send Hamas? It says, kill more hostages, murder more hostages, you'll get more concessions. जी, तो एक तरफ बेंयामिन नेतन्याहू कह रहे हैं मुझे माफ कर दो इन 6 लोगों के मरने के लिए, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि मैं हमास से कोई डील नहीं करूंगा, अब तो डील नामुमकिन है। तो एक तरीके से उन्होंने जो बाकी 100 के करीब कैदी हैं इजरायली हमास के पास गाजा में, उनके ऊपर एक उनका एक मौतनामा के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं स्पीच के साथ, और बड़े गुस्से के अंदर थे। उन्होंने कहा कि जी हमें ये फिलाडेल्फी जो कॉरिडोर है जिसकी मैं पिछले कुछ दिनों से बात कर रहा हूँ, रफा और गाजा और इजिप्ट के दरमियान जो बॉर्डर बनता है उसको फिलाडेल्फी कॉरिडोर क्या कहा जाता है, उसके ऊपर अब ये इजराइल अपने जो आईडीएफ के सोल्जर हैं, लोग हैं, उनको तैनात करेगा। इसका ये मतलब है कि गाजा की एक बार फिर जो कब्जा था, काबू था, ऑक्यूपेशन थी, वो अब दोबारा शुरू हो जाएगी। 2005 में इजरायली फोर्सेस ऑफिशियली निकले थे, अक्टूबर में दोबारा उन्होंने ये बर्बरियत अपनी शुरू की, मगर एक ऑफिशियल तरीके से उसके ऊपर ये कब्जा करने जा रहे हैं नेतन्याहू साहब के दिमाग में। मगर प्रेशर बहुत ही उरूज पे है नेतन्याहू पे, और उसके ऊपर वो कहता है कि उम्मीदें हैं कि यहूदी स्टेट को अगर बचाना है तो वही बचा सकता है, और अगर डील कर ली उन्होंने हमास के साथ तो नहीं बच सकते। तो उन्होंने अब वाजे होकर कह दिया कि कोई अब डील मुमकिन नहीं है। वो हमेशा से इससे ही उनका यही मौकफ था कि कोई डील मुमकिन नहीं है, मगर उसके बावजूद ये वो गेम वेम खेल रहे थे थोड़े कि आज टाइम मुझे मिल जाए। बाइडेन हुकूमत भी ऑब्वियसली इनकी मदद कर रही थी कि जब भी वो डील से इनकार करते थे उनको और वेपन देते थे वो। अब ब्रिटानिया ने तो 350 वेपन कॉन्ट्रैक्ट थे, यानी मुख्तलिफ किस्म के वेपन थे जो ब्रिटानिया दे रहा था इसराइल को। उन्होंने ये अब वेपन जो ट्रांसफर था उसको रोक लिया, 30 कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया उन्होंने, यानी 350 में से 320 अभी भी जारी हैं, 30 कैंसिल हो गए। ज्यादातर जो मिकदार है इसराइल के पास वेपन्स की वो अमरीकी है ऑब्वियसली, और उसके बाद जर्मनी भी उन्हें देता है, फ्रांस भी उन्हें देता है, मगर अमेरिका बाय एंड फार लार्जेस्ट उनको सप्लायर है। और अमेरिका में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई रुकावट नहीं की। अब तो ये भी कमाला हैरिस भी कह रही है कि जी हम पॉलिसी अपनी चेंज नहीं करेंगे इसराइल को वेपन्स देने तक की, जहां तक बात है। तो अच्छा, ये चीजें हो रही हैं यहाँ पे अमेरिका इसराइल के दरमियान। इसराइल के अंदर एक बहुत ही बड़ा मुजाहरा, प्रोटेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशन, हजारों की तादाद में लोग निकले हुए हैं, यानी कुछ तो कह रहे हैं कि 1,00,000-1,50,000 बंदा सड़कों के ऊपर है था इसराइल के, और उनके ऊपर तशद्दुद भी हुआ। उनके ऊपर वाटर कैनन, स्कंक कैनन जो पानी मारते हैं वो भी इस्तेमाल हुए, अरेस्ट, डिटेंशंस भी हुई, और वो मुजाहरा हो रहा है लेबर यूनियन जो मैंने आपसे बताया था। मगर एक इजरायली कोर्ट ने लेबर यूनियन को कहा कि भाई आप ये खत्म करें, आप इकोनॉमी को इस तरीके से बंद नहीं कर सकते। तो इसराइल के अंदर बड़ी एक अजीब और गरीब सी सिचुएशन है, और इसका इम्पैक्ट जो है वो पूरी दुनिया में फैल रहा है। क्या मतलब, मेरी क्या मुराद इससे? फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए कि तुर्की के शहर इजमीर में एक अमरीकी किश्ती आके यूएसएस वास्प के नाम से आके रुकी, और उसके जो सेलर्स थे वो ऑफ बोर्ड होके
गए बेसिकली दुकानों के अंदर, तो सड़कों में चल रहे थे, तो एक पार्टी है वहां पे कम्युनिस्ट किस्म की, नेशनलिस्ट कम्युनिस्ट TBK MK करके ऐसे कुछ उसका नाम है। उन्होंने जो सेलर्स थे उनके ऊपर छलांग मारी, एक के ऊपर कपड़ा डाला, दूसरे को खींच रहे थे, वहां पे ये इशू हुआ। तो तकरीबन इसके बाद पुलिस आई, 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो अमरीकी थे वो आराम से तो नहीं, उनको मगर दोबारा वापस किश्ती में पहुंचा दिया गया। वो लोग सेफ हैं अपेरेंटली। US एम्बेसी ने भी इसके ऊपर एक स्टेटमेंट शाये किया एक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर। मगर तुर्की के अंदर वो जो नारेबाजी कर रहे थे वो कहते हैं यांकी गो होम, अमेरिका यहां से जाओ। और इसराइल की जो बर्बरियत है गाजा के अंदर, उसको लेके एक बहुत बड़ा एक इशू बना हुआ है अब तुर्की के अंदर। क्योंकि एक तरफ तो एर्दोआन साहब और तुर्की और अजरबैजान एनर्जी पार्टनरशिप के अंदर हैं। अजरबैजानी एनर्जी जाती है वाया टर्की स्कंदरून से फिर इसराइल की तरफ किश्तियों में। और दूसरी तरफ अंदर जो पॉपुलेशन है वो देख रही है गाजा के अंदर क्या हो रहा है, इजरायली बर्बरियत किस तरीके से जारी है और उसके अंदर अमेरिका का क्या किरदार है। तो एक बहुत ही नफरत की इन्वायरमेंट पैदा हो गई है तुर्की के अंदर भी, इसराइल को और अमेरिका को लेकर, और उनकी जो ये जहारियत है, बर्बरियत है, इसको लेकर। और ऑफ कोर्स तुर्की ब्लैक सी का भी हिस्सा है, रशिया नॉर्थ में है, यूक्रेन भी ऊपर है, तो वहां पे तो जंग छिड़ी हुई है। तो एक जंग तुर्की के ऊपर छिड़ी हुई है रशिया यूक्रेन के दरमियान, एक जंग तुर्की के नीचे छिड़ी हुई है इसराइल और गाजा। और सीरिया के अंदर तो जंग वैसे ही चल रही है। इराक के अंदर तुर्की ने खुद ही जंग छिड़ी हुई है ये PKK के खिलाफ, ये जो PKK कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी है इसके खिलाफ। तो हर तरफ तुर्की अब के जंग ही जंग है एक तरीके से अगर देखा जाए। यूरोप, नॉर्थ यूरोप के अंदर जैसे मैंने कहा यूक्रेन, रशिया, फिर नीचे की तरफ इसराइल, फलस्तीन, गाजा के अंदर जो हालात हैं। खैर, तो एनीवेज एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन। तुर्की वो हमेशा से सराउंडेड था ईस्ट और वेस्ट के अंदर, और अब जंग उनके ऊपर आके शाया हो चुकी है। और इसलिए टर्की की इकॉनमी बहुत एक तरीके से अच्छा भी कर रही है, क्योंकि उसको रशियन जो ऑयल सप्लाई और अजरबैजान से आ रही है उसके ऊपर टैक्सेस और टैरिफ्स भी है। मगर आम आदमी की जो जिंदगी है वो रहने के बिल्कुल यानी नाकाबिल हो चुकी है, क्योंकि चीजें बहुत महंगी हो गई हैं। ये डर खतरा है कि जंग शुरू हो जाएगी, इसकी वजह से नफरतें बहुत बढ़ गई हैं। तो टर्किश सोसाइटी के अंदर लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत ही एक दूसरे को शक की निगाहों से देख रहे हैं। और एर्दोआन साहब की ताकत अभी भी वहां मौजूद है, प्रोपोगेंडा उनका अभी भी चल रहा है, वो स्पीचेस देते रहते हैं कि जी ये कर दूंगा इजराइल, ये वो। मगर लीडरशिप की मुस्लिम उम्मा में इस वक्त बहुत कमी है, क्योंकि एर्दोआन साहब बिल्कुल ही लंगड़े हो चुके हैं। और उनके जो पीछे लोग खड़े हैं उनके पास वो सलाहियत नहीं है, उनके पास दिलों में वो हमदर्दी नहीं है, वो विजन नहीं है जो इस यानी तुर्की को इस सिचुएशन में, इस मौके पर, क्योंकि एक तरफ अमेरिका नेटो अलायंस सेकंड लार्जेस्ट आर्मी नेटो के अंदर तुर्की है, सही, अमेरिका के बाद। उसके बाद प्रेशर्स उसके ऊपर और हैं क्योंकि मुस्लिम कंट्री भी है। तो ऑब्वियसली रिएक्शन इंटरनली जो आ रहा है, ये इमेजेस जो हम देख रहे हैं गाजा में, इसकी अपना एक डायनामिक हो जाता है। यूक्रेन के अंदर रशिया के साथ भी डील कर रहा है, यूक्रेन के साथ भी बायरक्तार ड्रोन्स का एक वो फेज जो चला था। खैर अब तो बायरक्तार ड्रोन्स बहुत ही घिस पिट चुके हैं। मगर इंटरेस्टिंगली 2023-2024 के अंदर हाईएस्ट जो टैक्स पेयर दिखाए गए हैं वो बायकार ग्रुप, सेल्जुक बायरक्तार का ग्रुप दिखाया गया है। अब ये अजीब बात है क्योंकि आपके पास जिन जैसे ग्रुप है, सबांजी और कोचताश और पता नहीं क्या क्या, उनकी क्या वो होगी, अर्निंग्स होंगी और कितना वो टैक्स देते होंगे। अब दिखा रहे हैं ये लोग सेल्जुक बायरक्तार और बायकार ग्रुप के जो ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें। तो तुर्की के अंदर एक बहुत अजीब और गरीब सी सिचुएशन है, करप्शन की भी एलिगेशंस हैं, एर्दोआन साहब ने सब चीजें अपने अंदर ले ली हैं सेंट्रलाइज करके। तो और जो लोग चला रहे हैं वो इनकॉम्पिटेंट हैं पूरे स्ट्रक्चर के अंदर। इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन उनके लिए भी। खैर एनीवेज, ये पूरा खित्ता ही एक डिफिकल्ट सिचुएशन के पास थ्रू हो रहा है, और लेट्स सी आप तक हम ये खबरें पहुंचाते रहेंगे। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।